क्या दिल्ली में इस बार ईवीएम हैक हो रही है या लोकतंत्र की रक्षा हो रही है? सर, लोकतंत्र की रक्षा भारत की परंपरा में। हमारे यहाँ लोकतंत्र आया नहीं है, हमारे यहाँ लाखों सालों से लोकतंत्र है। ऐसा है कि चुनाव योग हर चुनाव में कहता आके देख लीजिए भाई साहब, एलन मस्क को भी ले आइए, आतिशी को भी ले आइए, सौरभ जी को भी ले आइए, केजरीवाल साहब को ले आइए, राहुल गांधी को भी ले आइए, लेकिन आने के बाद भी देखते हैं होती तो है नहीं। तो पिछले दिनों अंबेडकर जी को लेकर के काफी गहमागहमी देखने को मिली सदन में भी। राहुल गांधी जी का कहना था हम उनको भगवान की तरह मानते हैं, तो क्या आप लोग उनके भगवान का अपमान क्यों बार बार करते हैं? पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सचमुच भारत के नागरिकों के लिए भगवान है। देश के हर नागरिक को अधिकार देने का काम, देश के महिलाओं को अधिकार देने का काम, देश के 140 करोड़ भारतीयों को वोट का अधिकार देने का काम उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में लिख के किया। लेकिन मैं राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दोहरा चेहरा, ये घड़ियाली आंसू तो कुछ और है और सच कुछ और। जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। दिल्ली चुनाव आप लोग कर रहे हैं और अभी से बिहार चुनाव को लेकर के भी गतिविधियां जारी हो गई हैं, तो बिहार चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वो भी इसी साल होना है, वहां पे क्या परफॉर्मेंस होने वाला है? मेरा ऐसा मानना है कि इंडी गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसमें भ्रष्ट पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को कैसे नई प्लेसमेंट देनी है और लूट खसूट के पैसे को कैसे बचाना है, उसके लिए जो दल बने हैं उन दलों द्वारा ये गठबंधन बना है। इंडी गठबंधन अस्तित्व में नहीं। आप देखिए, इंडी गठबंधन का पहला नाम यूपीए था। यूपीए 1 और 2 की काली दास्तां है, ब्लैक स्पॉट की तरह उनके तस्सा। इसलिए जनता ने लगातार उनको नकारा है, उन लोगों के मन के अंदर के मैल के कारण उनको। आपके परिवार के भगत सिंह जी के परिवार से ताल्लुकात थे, ऐसा हमें जानकारी मिली। मेरे को मेरे दादी जी बताते थे कि जब शहीद आजम भगत सिंह का केस चल रहा था, जब पूरी सरकार उनके खिलाफ काम कर रही थी, तो उनकी बैठकें हमारे घर पर होती थी। जब कोई उनके साथ चलने को डरता था, तो अमृतसर में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी परिवार था मास्टर फूलानंद जी का, तो वो उन सब चीजों की देख रेख करते थे। ऐसे समय में हमारे घर पे शहीद आजम के परिवार के पूज्य माता पिताजी सरदार किशन सिंह जी, माँ विद्यावती जी की कई बैठकें हुई। जैसे अक्सर हम देखते हैं किसी भी चुनाव से पहले खबर आती है मीडिया में कि संघ और भाजपा के बीच में कुछ खटास चल रही है, कुछ अनबन है, संघ का नेतृत्व बीजेपी के नेतृत्व से नाराज है। तो मैं इस पे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उस सिस्टम के हिस्सा हैं, क्या ऐसा होता है, या होता है तो फिर इसको कैसे सुलझाया जाता है? ये रीति बहुत पुरानी है, सबकी यही कहानी है, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। या यूं कहें कि सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। हमारी आज की शख्सियत पर ये लाइनें एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि इन्होंने भी एक सामान्य परिवार से, सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर भारतीय राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई है और उनकी संघर्षों की भी एक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम बातचीत शुरू करें, सबसे पहले मैं आपसे जो जानना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है आपकी पार्टी से जुड़े लोग भी या जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, सबकी ये जिज्ञासा होगी जानने की कि आपकी यात्रा कैसी रही। एक सामान्य कार्यकर्ता, जहां एक पोस्टर चिपकाने से लेकर के आप राष्ट्रीय राजनीति में आज आप पद रखते हैं, क्या यात्रा रही है, क्या अनुभव रहे हैं और क्या क्या चुनौतियां रही आपके सामने? भारतीय जनता पार्टी एक ह्यूमन रिसोर्स पर वैज्ञानिक तरीके से काम करने वाला दल है। किस तरह एक छोटे से कार्यकर्ता को पकड़ना, तराशना, उसके गुणों का विकास करना, उनको आगे लेके आना, उनकी गलतियों को ठीक करते हुए सुधार लाना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत उत्तम तरीके से काम करते हैं। और मैं देख रहा हूँ और मेरे जीवन के तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की, माँ बेटे की, चाचा भतीजा की, किसी वंशावली की
पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी को सामने रखकर काम करने वाला दल है और आइडियोलॉजी की आत्मा नेशन फर्स्ट और गरीब कल्याण, एकात्म मानव दर्शन। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ज्ञान मेरी कमिटमेंट है, मेरी वचनबद्धता है, तो जी यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, और उन्होंने जीवन में वो करके भी दिखाया है। जो सोच 60 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष महर्षि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोची थी, लिखी थी, जिसे भाजपा ने अडॉप्ट किया, जिसके सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदस्यता लेता है, शपथ लेता है, आगे बढ़ने की बात करता है, वो एकात्म मानव दर्शन, यानी समाज के अंदर सबसे पिछड़ा, गांव में सबसे वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, वो हमारी योजना का आधार होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमने देखी, और एक गरीब की झोंपड़ी कैसे इंपावर्ड हो सकती है, कैसे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति इंपावर्ड हो सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। उनका जो लाल किले का पहला भाषण है 15 अगस्त 2014 का, वो बताता है कि क्या एक बड़ा नेता, बड़े विजन का नेता कैसे अपने कामों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीब की झोंपड़ी को इंपावर्ड कर सकता है। जिस भाषण का जिक्र सर आप कर रहे हैं उसको लेकर के भी तमाम तरीके की बातें की जाती कि प्रधानमंत्री खड़े होकर शौचालय की बात कर रहे हैं लाल किले से, बताइए। ऐसा है कि आप लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने 7 दशक नहीं की, मोदी जी ने की है, और की नहीं है, करके दिखाई है। देश के अंदर आजादी से लेकर 2014 तक 4 करोड़ गरीबों को मकान नहीं मिले होंगे, और प्रधानमंत्री ने 7 करोड़ का टारगेट लिया, 4 करोड़ पूरे हो चुके, 5 करोड़ के करीब हम पहुंचे, और 7 करोड़ गरीबों को अपना मकान मिलेगा। ये कभी सोचिए, एक मकान लगभग 5 व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। देश के 35 करोड़ नागरिकों को पक्की छत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। कभी सोचिए कि देश के अंदर लगभग 12 करोड़ गरीबों के घर पे शौचालय, 12 करोड़ से ज्यादा घरों पर रसोई गैस, 14.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर पीने का पानी नल से पहुंचाने की कमिटमेंट और उसे पूरा करना, गरीबों को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ना, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों का पेट भरा रहे इसकी चिंता करना, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी फिल्म का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण को एक उत्सव के रूप में मनाया और अपने जीवन का पग पग, पल पल गरीब कल्याण हेतु लगाया। मैं समझता हूँ ये आजाद भारत की 14 से जो एरा शुरू हुई है, ये गोल्डन एरा है। विकसित भारत का सपना हमने कभी सोचा ही नहीं था। कहा जाता था विकासशील भारत, हम सभी थर्ड कंट्री हैं। मोदी ने मिथक तोड़ दिया और विकसित भारत के संकल्प को सामने लिया। और यही नहीं, आर्थिक रूप से कभी भारत आगे बढ़ पाएगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। और हम ग्रेट ब्रिटेन, बड़े बड़े देशों को पीछे फेंक कर विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेंगे, और ऐसी अर्थव्यवस्था बनेंगे जो पहले 5 में आएगी। यहां भी प्रधानमंत्री रुकते नहीं हो, कहते वर्ल्ड की तीसरी महाशक्ति बनना है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है, ये भारत की जीत है, भारत के नागरिकों की जीत है, ये भारत के डीएनए की जीत है, ये भारत की सांस्कृतिक प्रणाली की जीत है। जी सर, आपने सरकार के इतने सारे काम गिनवाए, बताया यार। मैंने तो भाई साहब काम गिनाऊंगा तो आपका पॉडकास्ट कर नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने जो योजनाएं मोदी जी की, जो जन कल्याणकारी नीतियां, उसके विषय में इतना विस्तार से बताया। और अभी इस वक्त हम दिल्ली में बैठे हैं, जहाँ का तापमान वैसे तो बहुत कम है, लेकिन राजनीतिक तापमान यहाँ का बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम राजनीतिक सवाल ना करें तो हमारे दर्शक बुरा मान जाएंगे। तो दर्शकों की खातिर मैं चाहूँगा कि मैं दिल्ली में क्या होने जा रहा है आपसे जानूँ। क्या दिल्ली में इस बार ईवीएम हैक हो रही है या लोकतंत्र की रक्षा हो रही है? सर, लोकतंत्र की रक्षा
भारत की परंपरा में है। हमारे यहाँ लोकतंत्र आया नहीं है, हमारे यहाँ लाखों सालों से लोकतंत्र है। जब दुनिया में लोग आधे कपड़ों में या नग्न घूम रहे थे, तो भारत के अंदर ग्राम, शहर, राज्य, प्रांत, देश और राष्ट्र, इस सब की कल्पना लिखी भी गई है, उसको चालू भी किया गया और उस पर पूरा देश चला भी है। राजा के पास सम्मति होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए। ये आज से 2500 साल पहले हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल हो चुका है। इसलिए भारत में कोई लोकतंत्र थोपा नहीं गया। भारत लोकतंत्र की दादी, नानी, परदादी है। हमने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। जो आज बात कर रहे हैं, इनकी दादी जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, पूरे देश को जेल बना दिया था। सर, दिल्ली में इस वक्त एक थियरी भी चलाई जा रही है दिल्ली चुनाव में कि कांग्रेस जितनी मजबूती से लड़ेगी, बीजेपी को उतना फायदा होगा। इस थियरी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या भाजपा को कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा? कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी, तीनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के पास ध्येयनिष्ठ एक बड़े एम के लेकर काम करने वाले का कार्यकर्ताओं का बड़ा दल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केवल सत्ता लिप्सा में बने हुए संगठन है। इस बार दिल्ली और सत्ता की लिप्सा दिखती है स्पष्ट। उनको लगता है कि जमीन पर जाने का फायदा नहीं है, आप दल बनाइए, कुछ ऊपर के लोग हो और पसीना ना बहा जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर पसीना बहाता भी है और उसके पसीने की खुशबू से फसलें लहराती हैं। और ये दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब जो लोकतंत्र के एक तरह के हत्यारे हैं, आप सोचिए, अभी से ईवीएम का बहाना लगाना शुरू कर दिया। ऐसा कि चुनाव योग हर चुनाव में कहता, आके देख लीजिए भाई साहब, एलन मस्क को भी ले आइए, आतिशी को भी ले आइए, सौरभ जी को भी ले आइए, केजरीवाल साहब को ले आइए, राहुल गांधी को भी ले आइए। लेकिन आने के बाद भी देखते हैं होती तो है नहीं। अब हार का बहाना ढूंढना है, गिरती हुई साख का बहाना ढूंढना है। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो लोग कभी बाहर नहीं निकले, जिन्होंने कभी जनता के बीच में जाना पसंद नहीं किया, उन सब लोगों को ये मौका सजा देने का था और जनता ने खूब करारी सजा दी है। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री जी हमसे जीत नहीं पाते, इसलिए दिल्ली की जनता से उसका बदला लेते हैं, काम नहीं करने देते। ऐसा कि आप बताइए, आयुष्मान भारत आप लागू नहीं होने दे रहे, 5 लाख के मेडिकल कवर से केजरीवाल साहब आप जनता को दूर कर रहे हैं, वरिष्ठ लोगों को 5 लाख का टॉप अप मिले उससे आप पीछे फेंक रहे हैं, और आपकी सरकार के पास बताने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब जनता कह रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए एक आपदा है, आपदा है, और आपदा से दिल्ली मुक्ति चाहती है, केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। इसलिए जनता की आवाज है, बाय बाय केजरीवाल, बाय बाय आपदा। नहीं चाहिए केजरीवाल, नहीं चाहिए आपदा। अब दिल्ली को आगे बढ़ना है। 10 साल में इस आपदा नामक पार्टी ने दिल्ली को पीछे फेंक दिया, 50 साल पीछे फेंक दिया। जी सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है महाकुंभ प्रयागराज में, जो कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार आने के बाद पहला अवसर है प्रयागराज में जब महाकुंभ इस स्तर पे हो रहा है, और देश भी नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं त्रिवेणी की घाट पर। सर, इसमें 1-2 नैरेटिव भी मैं इंक्लूड कर दूं अपनी बात में। एक नैरेटिव विपक्ष ये चला रहा है कि गंगा जी स्वच्छ नहीं है, यात्रियों की परेशानी को लेकर के अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार उसको प्रमोट कर रही है कि हम एक सफल आयोजन करवा रहे हैं जिससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, और अपने सांस्कृतिक चेतना जो है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसको भी प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो आपके जहन में महाकुंभ से क्या आता है, क्या आप समझते हैं? ऐसा कि महाकुंभ एक महा उत्सव है। त्रिवेणी के घाट पर भारत के करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। जात पात, प्रांतवाद सब पीछे फेंक कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सूत्र अगर कहीं प्रैक्टिकल हो रहा है तो वो कुंभ में हो रहा है। मैं अपने पूर्वजों को, महर्षियों को, संतों को, महात्माओं को, जिन्होंने
इस भागीरथी के घाट पर, इलाहाबाद के घाट पर, प्रयागराज के घाट को एक अद्भुत कार्यक्रम के लिए आयोजित किया है। आप बताइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना वहां क्लियर होती है कि नहीं होती? पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना एक भारत का, श्रेष्ठ भारत का, जाति पाति मुक्त भारत का, एक कुएं से पानी पीने का, एक कुएं के पानी से नहाने का, स्पष्ट यहां पूरा होता दिखता है। तो फिर आखिर महाकुंभ से लोगों को दिक्कतें क्यों रही हैं? जैसे वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीनें हमारी है। जिन लोगों को भारत और भारत के सनातन से, भारत के इंस्टीट्यूशन से एलर्जी हो, वो तो बहाने ढूंढते हैं। कुंभ संस्कृति के विकास का एक केंद्र है, सूचना एक से दूसरे में पहुंचाने का सूत्र है। कुंभ भारत की आत्मा है। कुंभ एक अपने आप में जीवित राष्ट्र का पर्यायवाची है। लाखों करोड़ों वर्षों से भारतवंशी विश्व के किसी भी कोने में हो, बिना पोस्टर, बिना विज्ञापन कुंभ में पहुंच जाते हैं। वो कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, वो उज्जैन हो, वो नासिक हो, वो प्रयागराज की धरती हो, ये अद्भुत है। दुनिया में किसी भी संस्कृति के पास, सभ्यता के पास इसके साथ मिलता हुआ छोड़िए, इससे 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना से भी तकसीम कर दें तो एक भी उदाहरण नहीं है। कि आप इसकी ताकत देखिए, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कच्छ हो या गुवाहाटी, सोमनाथ की पवित्र धरती हो या मां शारदा की धरती, वो पंचनद हो या सप्त सिंधु हो, हर जगह के छोटे से गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को कुंभ से जोड़ता है। और मेरी इस बार कुंभ तो के लोगों से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि कुंभ के अंदर जो आप बुराइयां छोड़ने वाले हैं, तो इस बार सूची बना के जाइए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप का। हाँ, रेजोल्यूशन लेके जाइए। एक है तो सेफ है। बुराई छोड़ के आनी पड़ेगी, जाति पात की, प्रांतवाद की। एक भारत श्रेष्ठ भारत, कन कन भूमि मेरी मातृभूमि है। यहाँ की नदियां मेरे को पालती हैं, मेरे को बड़ा करती हैं। ये हमारे लिए मां से कम नहीं है। और इनकी पवित्रता के लिए मैं अपना कन कन लगाऊंगा, जीवन का पल पल लगाऊंगा। और ये कुंभ केवल बंगोली घटना नहीं है, केवल उत्सव भी नहीं है, केवल भीड़ नहीं है। ये एक संकल्प से दुनिया के अलग अलग कोनों से, भारत के अलग अलग गांवों से आए हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना पर मोहर लगाते हुए लोगों का समूह है। और मैं समझता हूं हमें वहां ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच को नकार कर आना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सोच को आगे लेके आगे बढ़ना है। और ये कुंभ उसका बहुत बड़ा साधन बन के सामने आता है। चूंकि आप पंजाब से हैं, तो पंजाब हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा में रहता है, देश भर में चर्चा में रहता है। पंजाब की राजनीति की अपनी एक अलग चुनौतियां हैं, पंजाब की अलग समस्याएं हैं। आपके हिसाब से क्या मुख्य चुनौतियां हैं पंजाब की? क्यों पंजाब हमेशा डिस्टरबेंस का शिकार रहा है? ऐसा कि पंजाब भारत का सीमावर्ती प्रांत है जी। और पंजाब सिल्क रूट पे रहा है और लगातार पंजाब के लोगों ने संघर्ष किया है, विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी है, विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए हैं। ये पंचनद की धरती है जिसने सो कॉल्ड विश्व विजेता सिकंदर को वापस जाने के लिए मजबूर किया था। ये वीरों की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है, ये वेद की वाणी लिखने वाले लोगों की धरती है, ये वेद व्यास जी की धरती है, ये भगवान वाल्मीकि जी की धरती है, ये लव कुश की धरती है, ये गुरुओं की छो प्राप्त धरती है। गुरु परंपरा जहां आगे बढ़कर आई और जिसमें से सिखिज्म निकला, ये उसकी धरती है। ये पवित्र धरती है जहां कबीर आए, गुरु नानक आए, गुरु गोविंद सिंह जी आए, समाज सुधारक भी आए और देश की अस्मिता के लिए, देश को गुलामी से बचाने के लिए
धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, वो भी आए। ये वो धरती है जिसने दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के चरण प्राप्त किए, चरणों की छो प्राप्त की है। ये वो धरती है जहां खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में बेअंत सी सच्चाई है सो जल्द जल्द आइए इस कल्पना को लेकर किए थे। इसलिए ये बड़ी पवित्र धरती है, बहुत पवित्र धरती। सर, पिछले दिनों अंबेडकर जी को लेकर के काफी गहमागहमी देखने को मिली सदन में भी। राहुल गांधी जी का कहना था हम उनको भगवान की तरह मानते हैं, तो क्या आप लोग उनके भगवान का अपमान क्यों बार बार करते हैं? पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सचमुच भारत के नागरिकों के लिए भगवान है। ये तो राहुल देश के हर नागरिक को अधिकार देने का काम, देश के महिलाओं को अधिकार देने का काम, देश के 140 करोड़ भारतीयों को वोट का अधिकार देने का काम उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में लिख के किया। लेकिन मैं राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोहरा चेहरा, ये घड़ियाली आंसू तो कुछ और हैं और सच कुछ और। जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है कि आपके नाना ने 2 बार उन्हें चुनाव हराने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी लगा दी। देश जानना चाहता है कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था, क्यों दिया था। देश जानना चाहता है कि आपके परिवार ने ईर्ष्या के कारण उनका बार बार अपमान नहीं किया। वो कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे। आपके नाना के विरोध के कारण उनकी ईर्ष्या को देखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। आज बताइए ना क्यों दिया था। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पूज्य अंबेडकर जी का देहांत हुआ अलीपुर में, दिल्ली। 4 गज जमीन नेहरू की कांग्रेस पार्टी उनके देह संस्कार के लिए नहीं देगी। 4 गज जमीन नहीं आप दे पाए। जबरन उनकी देह को मुंबई ले जाना पड़ा। दिल्ली में संस्कार नहीं होने दिया, मुंबई ले जाना पड़ा। और किस तरह उनकी पत्नी का अपमान किया, उनके परिवार का अपमान किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने 4 गज जमीन नहीं दी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 तीर्थों का निर्माण कर दिया। आपने अलीपुर से चलने के लिए जमीन नहीं दी, आज अलीपुर को एक तीर्थ के रूप में खड़ा कर दिया। आज दिल्ली के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिसर्च सेंटर लुटियन जोन में है। आपके विरोध के बावजूद, आपके प्रयासों के बावजूद, आपकी ईर्ष्या के बावजूद भी पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। नेहरू जी को भारत रत्न मिल सकता है, इंदिरा जी को भारत रत्न मिल सकता है, राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिल सकता है। संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न ना मिले, इसके लिए कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने काम किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया। देश सच जानना चाहता है, बताइए ना क्यों इंदिरा गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच कि मंडल कमीशन के द्वारा वंचितों को राइट्स मिले, उस सोच का विरोध किया और फाइल को रोके रखा। राजीव गांधी जी ने तो मंडल कमीशन और वंचितों के आरक्षण के खिलाफ सदन के अंदर भाषण दिया। वंचितों के विरोध में, आरक्षण के विरोध में आपके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भाषण दिया, सदन के पवित्र पटल पर दिया। आप बात कर रहे हैं जिनकी 4 पीढ़ियां 7 दशक से पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, संविधान का, आरक्षण का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बार बार अपमान करते आ रहे हैं, वो प्रश्न उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 तीर्थों का निर्माण किया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहां तक कि बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देना हो, या 5 तीर्थों का निर्माण हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच हर छात्र तक पहुंचे, उसके लिए प्लानिंग हो, वो करके दिखाया है। आपकी तरह दोहरा और गुड़ियाली चेहरा नहीं है। हमारे गुरुजी बताया करते थे सर, जो पढ़ाते थे शिक्षक हमारे, कि किसी संस्था के बारे में अगर कोई चीज़ जाननी हो तो जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछा जाए जो उस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो बता पाएंगे कि कोई भी खबर है उसके बारे में कितनी सच्चाई है।
तो जैसे अक्सर हम देखते हैं किसी भी चुनाव से पहले खबरें आती है मीडिया में कि संघ और भाजपा के बीच में कुछ खटास चल रही है, कुछ अनबन है, संघ का नेतृत्व बीजेपी के नेतृत्व से नाराज है। तो मैं इस पे आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी उस सिस्टम के हिस्सा हैं, क्या ऐसा होता है, या होता है तो फिर इसको कैसे सुलझाया जाता है? ये कोई सिस्टम है ही नहीं। संघ एक सामाजिक संगठन है, संघ एक स्कूल ऑफ थॉट है। संघ प्रतिदिन राष्ट्र प्रथम, भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर पहुंचाना है, भारत को आगे बढ़ना है, भारत के लिए ही काम करना है, ऐसी सोच रखने वाले, स्वयं इच्छा से काम करने वाले, राष्ट्र प्रथम की सोच को आगे बढ़ाने वाले लोगों का संगठन है। और उसी में से बहुत से कार्यकर्ता संघ की आइडियोलॉजी को सामने रखकर देश के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध होकर व्यक्ति निर्माण के इस काम में से निकलकर राजनीतिक काम में लगते हैं। तो फिर ये खबरें जो प्लांट होती हैं कहाँ से होती हैं? ये सब इटली का चश्मा पहनने वालों की खेल है। उन्हें क्या पता, संघ एक तपस्या का नाम है। संघ जीते हुए देश के लिए काम करने का काम है। पल पल जीवन का राष्ट्र को समर्पित, इदं मम समर्पित, सब कुछ समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित, ये राष्ट्र तुझे और क्या समर्पित करूं, ऐसी सोच लेकर चलने वाले लोगों का संगठन है। और मुझे प्राउड है कि हमारे जीवन के अंदर जो कुछ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा है। और हमारे जैसे लाखों करोड़ों भारतीय हैं जिन्हें संघ का स्वयंसेवक होने पर प्राउड है। देश के लिए मर मिटने वाले लोगों का टोला है संघ। रंग दे बसंती चोला ये पहन के निकले हुए देश के लिए जीने वाले लोगों का टोला है संघ। एक पवित्र संगठन है संघ। और भारतीय जनता पार्टी और संघ में कभी मतभेद हो ही नहीं सकता। तो हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि ये खबरें केवल खबरें होती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होता है। खैर सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी पार्टी आपकी जो प्रधानमंत्री जी के अभियान जो संविधान गौरव यात्रा है, इसके विषय में कुछ आप अगर बताना चाहें कि क्या है ये संविधान गौरव यात्रा? ऐसा है कि संविधान का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद लगातार उन्होंने इस पर काम किया है। इससे पहले भी देश के अंदर संविधान को हाथी पे रखकर किसी ने यात्रा निकाली तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने एज ए मुख्यमंत्री संविधान के 50 साल पूरे होने पर यात्रा निकाली थी। और संविधान की दुहाई तो सर राहुल गांधी भी आजकल बहुत दे रहे हैं, किताब लेके घूमते हैं, दिखाते हैं हर जगह कि संविधान बचा हम रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जब संविधान नहीं, के मतलब 25 वर्ष पूरे हुए सर थे, यहाँ पे ये डिफरेंस करना कैसे होगा कि ये यात्रा और उनकी यात्रा में क्या अंतर है? तथ्य है कि संविधान के 25 साल पूरे हुए 1975 में, तो कांग्रेस ने उसको सस्पेंड कर दिया, आपातकाल लगा दिया, इंस्टीट्यूशंस की आयु में परिवर्तन किया, संविधान की धारणा में, मूल धारणा में परिवर्तन का प्रयास किया। अगर हम संविधान की बात करते और कांग्रेस की बात करते तो समझ आता है कि ये बिल्कुल विपरीत शब्द हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही सर 100 से ज्यादा बार सरकार को तोड़ा होगा, चुनी हुई सरकारों को, और अपनी तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक हवस को पूरा करने के लिए पवित्र संविधान में बदलाव किए। देश में कभी माफ नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट संविधान के साथ, वचनबद्धता के साथ है। भारतीय राजनीति में सर भाजपा एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में जानी जाती है कि एग्जाम पूरा हुआ, दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। दिल्ली चुनाव आप लोग कर रहे हैं और अभी से बिहार चुनाव को लेकर के भी गतिविधियां जारी हो गई हैं। तो बिहार चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो भी इसी साल होना है, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस होने वाला है इस बार? जैसे कि मेरा ऐसा मानना है जी कि इंडी गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो भानुमति का कुनबा है जिसमें भ्रष्ट पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को कैसे नई प्लेसमेंट देनी है और लूट खसूट के पैसे को कैसे बचाना है, उसके लिए जो दल बने हैं, उन दलों द्वारा ये गठबंधन बना है। इंडी गठबंधन अस्तित्व में नहीं। आप देखिए, इंडी गठबंधन का पहला नाम यूपीए था। यूपीए 1 और 2 की काली दास्तां है।
ब्लैक स्पॉट की तरह उनके 10 साल। इसलिए जनता ने लगातार उनको नकारा है, उन लोगों के मन के अंदर के मैल के कारण उनको नकारा गया। अब सर हम चलते हैं पब्लिक के सवालों पे, जो अब जनता ने हमसे सवाल किया जब हमने डाला कि हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ जो प्रमुख प्रश्न हमने छाटे वो मैं आपके लिए लाया हूँ। पहला तो ये है कि राजनीति में आने के लिए, जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो जो राजनीति में आते हैं लोग, उनकी अपनी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। कुछ युवा कुछ अलग अलग आयु वर्ग से, किसी को जिलाध्यक्ष बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, अलग अलग सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी को आगे जाना है, किसी को काम करना है, तो किन किन गुणों का होना मायने रखता है? क्या वो चीज़ें अप्लाई करें जीवन में जिससे उन्हें राजनीतिक दरवाजे खुलते जाएंगे? सेवा व समर्पण, विचारधारा पर अडिगता, राष्ट्र प्रथम ही विचारधारा है, और समर्पण राष्ट्र के प्रति, सेवा अपने राष्ट्रजनों की सेवा, अपने बंधुओं की सेवा। तो मतलब इसको ये माना जाए कि जिसको टिकट लेना है वो ये चीजें टिकट लेना देना बहुत छोटी बातें हैं। आप मेरे को बताइए, जी आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग 13-14 करोड़ कार्यकर्ता है। कई देशों की इतनी आबादी नहीं है, जितनी उनकी आबादी नहीं उससे ज्यादा सदस्य हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मत कहिए, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई, लोगों के हित में काम करने वाली, भ्रष्टाचार आतंकवाद के खिलाफ वचनबद्ध, राष्ट्र प्रथम की सोच के लिए कार्यबद्ध, अपने जीवन का पल पल राष्ट्र हित में लगाने वाले लोगों का दल है भारतीय जनता पार्टी। सर फिर भी कुछ क्राइटेरिया तो रहता होगा ना कि किसी का चयन हम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी को कोई दायित्व मिल रहा है, तो किन आधारों पे? मतलब जैसे बाकी पार्टियों का है कि भाई जो बॉस ने बोल दिया वो हो गया, लेकिन भाजपा जिसमें बाकी दलों में परिक्रमा-वादिता है, आपको नेता के आसपास परिक्रमा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में पराक्रमवाद है, आपको समर्पण का पराक्रम करके दिखाना पड़ेगा, आपको सेवा का पराक्रम करके दिखाना पड़ेगा, आपको पार्टी की विचारधारा यानी राष्ट्र प्रथम, एकात्म मानव दर्शन, आदर्शता की राजनीति, इस पे चल के दिखाना पड़ेगा, अंगारों पर चल के दिखाना पड़ेगा। अच्छा सर, अब आपके कुछ निजी जीवन से हम सवाल करते हैं। जैसे फिल्में देखते हैं, आप देखते हैं तो किस टाइप की फिल्में आपको पसंद है, खाने में आपको क्या पसंद है? ये जनता के सवाल हैं जो जानना चाहते हैं लोग आपसे। ऐसा है कि मेरे को फिल्मों का शौक है और इतिहास पर पुस्तकें पढ़ने का भी शौक है। इतिहास पर और डॉक्यूमेंट्रीज मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, और मन में कई बार पढ़ते हुए या लिखते हुए चुभन होती है कि क्या कारण था कि हजारों किलोमीटर दूर से आकर तुर्क, मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली हम पर राज करके गए। तो अगर उन प्रश्नों को अपने आप से उनमें से ढूंढता हूं तो स्पष्ट दिखता है, जब जब हम एक नहीं थे हम सेफ नहीं थे, चाहे वो सिल्क रूट हो और चाहे सागर हो, जब एक थे सेफ थे। विश्व मंच पर भारत को अपनी धमक व चमक जो मोदी जी ने करके दिखा दी है, उसको बरकरार रखना है, तो उसको बरकरार रखने का एक ही फार्मूला है, संगठित होकर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से, सेवा भाव से, अडिगता से खड़े रहना। तो अब अपने आप उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मेरे को अपने श्रेष्ठ नायकों को पढ़ना, उनको देखना, उनकी जीवन शैली को समझना मेरा एक सबसे बड़ा शौक है। सर खाने में आपको क्या पसंद है? मतलब आप पंजाब से हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पसंद भी आपकी अच्छी ही होगी। परोंठा तो हमारी पंजाबियों की जन्मसिद्ध दिनचर्या का अधिकार हिस्सा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मेरे को दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और क्योंकि मैं अमृतसर से आता हूँ, दूध और दही वो हमारे खाने पीने का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब यानी समृद्धि ही नहीं है। पंजाब यानी सिकंदर से लेकर आखिरी मुगल तक उनसे लोहा लेने वाले, उनके सामने सबसे पहले खड़ग लेकर खड़े होने वाले नागरिकों का क्षेत्र, बलिदानियों की भूमि। वो भक्ति की भी भूमि है,
मैं समझता हूं भारत के अंदर सेल्फ एंटीबायोटिक खड़ा होता है। भारत के डीएनए में इंटरनल एंटीबायोटिक खड़ा होता है। बुराई आती है तो अंदर से ही बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता आ जाती है। क्षमता आती है। और आप देखिए, जब सिकंदर आता है तक्षशिला के रास्ते, तो भारत चाणक्य पैदा करता है जो चंद्रगुप्त को लेके आता है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का गुप्ता काल शुरू होता है। मौर्य काल आता है, गुप्ता काल आता है। आप उसको देखिए कि आक्रमण हो रहे हैं, गुरु परंपरा सामने आती है। और गुरु परंपरा, जब मुगल कहते हैं कि घोड़ा नहीं रखना, तलवार नहीं रखनी, तो गुरु प्रसाद में तलवार और घोड़े की बात करते हैं। जब कास्टिज्म की बात आती है तो पूरे भारत के अंदर सबसे पहले पंजाब के अंदर संगत व पंगत की बात आती है। एक लाइन में एक तरह का एक जैसा धार्मिक प्रवचन भी सुनेंगे और भोजन भी करेंगे। संगत व पंगत, लंगर की बात, ये पंजाब का दर्शन है। ये पंजाब का दर्शन है, लेकिन ये भारत की डीएनए है। पंजाब उसकी प्रयोगशाला है। ये पंजाब उसकी प्रयोगशाला है। जब समाज को दिशा देने की बात आती है तो व्यास पैदा करने की धरती भी पंजाब ही है। वेद लिखने की भूमि भी पंजाब है। पूरे विश्व के अंदर सत्य की बात कहने की भूमि भी पंजाब है। सर, अब हम लास्ट में आखिरी में रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें हम एक नेता का नाम लेंगे। आपको तुरंत रिप्लाई देना होगा कि उनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला शब्द आए, इंस्टेंटली, बिना किसी फिल्टर के। सर, निवेदन है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की चमक दमक को बढ़ाने वाला विजनरी, डिसाइसिव, डायनेमिक नेता, जो देश को अगले 100 साल में कैसे शक्तिशाली बनकर रहना है उसकी नींव रखने वाला भारत माँ का एक लाल। राहुल गांधी। मंद बुद्धि अच्छा। बालक जो भारत को अपने ननिहाल इटली के चश्मे से देखता है। समस्याओं को जानता नहीं, समस्या पैदा करना जानता है। अमित शाह। आधुनिक भारत का चाणक्य, चाणक्य कहूं या अमात्य राक्षस कहूं, देश के लिए जीना, देश के लिए काम करना और देश की समस्याओं के लिए जूझते हुए खुद को प्रस्तुत करना। एक टास्क मास्टर, देश के लिए लड़ने मरने के लिए हर समय तैयार रहने वाला व्यक्ति। प्रियंका गांधी। दोहरा चेहरा, दोगला चेहरा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कभी लड़ी नहीं। जेपी नड्डा। संगठन करता, सेवा ही संगठन, ये मंत्र देकर कोविड की महामारी में भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल को वॉलंटियर फोर्स बनाने वाला एक संगठन करता। मल्लिकार्जुन खड़गे। महापरिक्रमावादिता का चिन्ह। योगी आदित्यनाथ। अपराधियों के लिए काल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वचनबद्ध, भारत की संस्कृति की धरोहर। अरविंद केजरीवाल। झूठा मतकार। भगवंत मान। उनके साथी जो कहते हैं कि वो तो एक कठपुतली है, सरकार तो केजरीवाल चलाते हैं। सुखबीर बादल। संघर्षरत योद्धा। और अंत में मोहन भागवत। पूजनीय, तपस्वी, राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने जीवन के पल पल, अपने रक्त के कण कण को लगाने वाले तपस्वी। अब हम दर्शकों के लिए एक बोनस मिनट में एक प्रश्न चर्चा करेंगे, जो कि आपके जीवन से जुड़े रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि आपके परिवार के भगत सिंह जी के परिवार से ताल्लुकात थे, ऐसा हमें जानकारी मिली। तो मैं चाहूंगा इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कहानी है भगत सिंह। कि भगत सिंह भारत के नायक हैं और करोड़ों भारतीय के लिए एक मार्गदर्शक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 1930 के अंदर जब भगत सिंह जेल में थे, तो मेरा जो परिवार है वो सौभाग्यवश क्रांतिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे को मेरे दादी जी बताते थे कि जब शहीद आजम भगत सिंह का केस चल रहा था, तब उनके माताजी और पिताजी, जब पूरी सरकार उनके खिलाफ काम कर रही थी, तो उनकी बैठकें हमारे घर पर होती थी। जब कोई उनके साथ चलने को डरता था, तो अमृतसर में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी परिवार था, मास्टर पूर्णानंद जी का, तो वो उन सब चीज़ों की देख रेख करते थे। ऐसे समय में हमारे घर पे
शहीद आजम के परिवार के पूज्य माता पिताजी सरदार किशन सिंह जी, माँ विद्यावती जी की कई बैठकें हुई। अगर शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर आज चंडीगढ़ में एयरपोर्ट बना तो हमारी सरकार ने बनाया। वीर सावरकर जी के नाम पर अगर एयरपोर्ट किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। नेताजी सुभाष चंद्र जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था किसने रोक के रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था किसने रोक के रखा? राम कुमार बिस्मिल को जो स्थान मिलना चाहिए था वो किसने रोक के रखा? चंद्रशेखर को जो स्थान मिलना चाहिए था, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते ही वो प्रयागराज का वो बाग, वो पेड़, जिस पेड़ से भी अंग्रेज डरते थे, वीरांगनाओं की गाथाओं को देश की नई पीढ़ी को बताया ही नहीं गया। गुरुओं का बलिदानी इतिहास कभी बताया ही नहीं गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने साहिबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस बनाया तो मैं समझता हूं उससे उत्तम काम कोई नहीं। देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करेंगे, दीवार में चिनवाए जाएंगे और वो छोटे छोटे बालक, पूजनीय बालक एक पग पीछे नहीं हटे। और गुरु गोविंद सिंह साहब जैसा महान व्यक्तित्व, पिता वारा, चारों बेटे देश के लिए वार दिए, पूरा जीवन 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं के संकल्प को लेकर उन्होंने काम किया। और हम अभी भी गुलामी की निशानियों को गले में लटकाकर घूम रहे हैं। आज भी देश की आजादी के 7 दशक बाद एक सांसद भगत सिंह को आतंकवादी कहता है। देश का एक पूर्व मुख्यमंत्री भारत के नक्शे में जो कश्मीर है उस पर सदन के अंदर पूछता है कि अब भारत का हिस्सा है। आज भी नेता अपने तुच्छ राजनीतिक कारणों के कारण एक दल श्री राम जन्मभूमि के अदालत में हो रहे निर्णय को रोकने के लिए अदालत में जाता है, रोड़े अटकाता है, कार सेवकों को के गोलियों से भून दिया जाता है, उनके खून से अयोध्या रंग दी जाती है, सरयू लाल हो जाती है। और यहां तक कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के फैसले के अदालत के आने के बाद भी 22 जनवरी 2024 के दिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी उस कार्यक्रम का बहिष्कार करती है। ये गुलामी है। और यहां तक कि 500 कितनी स्टेट्स को एक करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया। जय जवान जय किसान कहने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ, जिसने 1965 के युद्ध को जीतकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उस गरीब के बेटे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ कहां न्याय हुआ? सर ये तो एक पूरी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। शास्त्री जी हो गए, नरसिम्हा राव जी हो गए, अभी हाल ही में मनमोहन सिंह जी का भी देहांत। सीताराम केसरी का किसने अपमान? सीताराम केसरी जी भी हैं लिस्ट में। जी सर। तो प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह जी के सामने किसने अध्यादेश को फाड़ा? किसने बताया कि प्रधानमंत्री के पद से ऊपर 10 जनपद है और 10 जनपद कठपुतली सरकारें चलाता है? दुर्भाग्य है। और मुझे गर्व है कि मैं जिस पार्टी की आइडियोलॉजी में हूं उसके लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्र की सेवा ही सर्वप्रथम है। सर आप हमसे बातचीत किए, आपने बहुत सारे विषयों पर हमारा एक तरीके से कहते हैं कि आंखें खोल दी, जिसे हम पार्टी संघ की बातें, हम लोग जो मीडिया में खबरें पढ़ते हैं, आपसे जानना बहुत ही अच्छा और रोचक रहा हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई तो कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और सर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आशा करता हूँ सर आपको भी अच्छा लगा होगा हमसे बातचीत करके। धन्यवाद, मिलते रहेंगे।